इंडिया का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G20 में भारत की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं को आवाज देने सहित भारत की G20 अध्यक्षता की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से अनुरोध किया कि वे उन भारतीय छात्रों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करें जिन्हें इस साल के शुरू में यूक्रेन से वापस आना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि दोनों पक्षों को अपने मतभेदों का स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति पर वापस लौटना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी शांति प्रयासों को भारत का समर्थन देने की बात फिर से दोहराई और युद्ध प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 300 बाल कीर्तनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद साहब जी के प्रकाश वर्ष के दिन घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अंदर से हीन भावना पैदा करने वाले इतिहास के नाम पर गढ़े हुए नैरेटिव की आलोचना की। उन्होंने लोगों से अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी राष्ट्र की पहचान उसके आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों से होती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में देखा गया है कि किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को रवाना किया, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक वीर बाल दिवस के संदेश को प्रचारित किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एग्जाम वॉरियर पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज का दिन उन दो बच्चों की कहानी है जिन्होंने देश और धर्म के लिए खुद को दीवार में जिंदा चुनवा लिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए पंजाब दीवार की तरह खड़ा रहा। ऊधम सिंह नगर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह दिवस हमारी नई पीढ़ी को हमारे साहिबजादों के साहस, शौर्य और उनके पराक्रम से अवगत कराता है। उज्जैन में सिख समुदाय द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य युवाओं को साहिबजादों के शहादत और उनके अद्वितीय शौर्य और साहस की घटना से प्रेरित करना है। चीन, जापान समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की। देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए और आपातकालीन प्रक्रियाओं को परखने के मकसद से मंगलवार को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.06 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में 196 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 190 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.56% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पहुंच चुकी है। देश भर में इस समय 3,451 एक्टिव मामले हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव मामले केरल और कर्नाटक में हैं,
महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, जहां 136 सक्रिय मामले हैं। देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त एक भी एक्टिव केस नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में चीन से लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित मिला है। आगरा के शाहगंज के रहने वाले इस शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, जिससे वेरिएंट की जानकारी मिल सके। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्य में कोरोना की स्थिति के नियंत्रण में करने के लिए लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क के साथ जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पताल परिसर में बिना मास्क न जाना अनिवार्य किया गया है। बिहार के गया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के प्रवचन कार्यक्रम में शामिल होने आए 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद चारों विदेशियों को बोधगया के एक होटल में आइसोलेट किया गया है। गया के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने बताया कि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की कोरोना रैंडम जांच की जा रही है। इसी क्रम में विदेश आने वाले 4 विदेशियों की जांच पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से 1 म्यांमार और 3 बैंकॉक के हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड-19 के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कोलकाता हवाई अड्डे पर 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सकारात्मक यात्रियों में से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया, जबकि दूसरा मलेशिया से कुआलालंपुर से आया है। दोनों नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि राज्य में मूवी थिएटर, स्कूल, कॉलेज, यहां इन जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पब, रेस्टोरेंट, बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए मास्क अनिवार्य होगा। नए साल का जश्न रात 1 बजे से पहले खत्म करना होगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्तों के अधीन टास्क फोर्स समितियों की स्थापना की गई है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि उचित कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। दिल्ली में पिछले 1 सप्ताह में डेंगू के 247 मामले सामने आए हैं। इस साल अब तक डेंगू के 4,361 मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मृत्यु भी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के 5 दिन के दौरे पर आज तेलंगाना के श्रीशैलम पहुंची। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र ने और अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति ने श्रीशैलम मंदिर का दौरा किया। मंदिर दक्षिण में भगवान शिव का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और इसे दक्षिण भारत का काशी माना जाता है। मंदिर के अधिकारियों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया और द्रौपदी मुर्मू ने भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की विशेष पूजा अर्चना की। हैदराबाद के हकीमपेट वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने 25 दिसंबर को एक अपमानजनक, आधारहीन और विवादित ट्वीट किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी के अपमानजनक ट्वीट पर भाजपा ने पलटवार कर गौरव पांधी को माफी मांगने के लिए कहा। बढ़ते दबाव में पांधी ने सोमवार को अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन बात अब भी खत्म नहीं हुई है। भाजपा ने गौरव पांधी को निष्कासित करने की मांग की है। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा अपमानजनक ट्वीट को भाजपा गांधी परिवार का प्रयोग बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार सुबह अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा मानदंड करार दिया है। चीन पाकिस्तान पर राहुल गांधी के दिए बयान पर भी भाजपा ने पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व सैन्य कर्मियों से बातचीत के दौरान भारत को कमजोर स्थिति में बताया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यदि कोई युद्ध होगा तो पाकिस्तान और चीन एक साथ होंगे और दोनों देशों से युद्ध की आशंका उन्होंने जताई। इस बातचीत का वीडियो भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर 24 घंटे पहले शेयर किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत दी कि वे अपनी पार्टी की चिंता करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग सेना पर सवाल उठाते हैं और उनका अपमान करते हैं। वैश्विक स्तर पर एवीजीसी सेक्टर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर करीब $350 बिलियन के इस उद्योग में भारत में करीब
16 से 17% की ग्रोथ हो रही है। सरकार ने इस सेक्टर के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अगले 10 साल में 20 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। बजट में टास्क फोर्स बनाने का ऐलान हुआ था। टास्क फोर्स में अपनी रिपोर्ट में एवीजीसी मिशन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस सेक्टर में मानव संसाधन तैयार करने के लिए हर स्तर पर स्किल के कोर्स शुरू किए जाएंगे। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान द्वारा एक और ड्रोन घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने रविवार शाम को अमृतसर के बॉर्डर इलाके में एक ड्रोन को मार गिराया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला का 74वां प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंतिम दिन रामलला के गर्भगृह में स्थापित कलश के साथ भगवान श्री राम के बाल रूप रथ पर सवार होकर निकले। देश के उत्तरी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। गिरते तापमान के साथ ही उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है। कहीं घना कोहरा है तो कहीं पहाड़ी इलाकों में तापमान काफी गिर गया है और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में गंभीर शीतलहर की आशंका है। गलन के साथ दिल्ली में ठंड बरकरार है। कई जगह घना कोहरा दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। ठंड को लेकर आज दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौसम बेहद सर्द बना हुआ है। गाजियाबाद के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। शीतलहर से शहर और आसपास के क्षेत्रों से लोग ठंड से कांप रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके अपनाकर ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। पंजाब में भी कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। अमृतसर में सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुई। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने हरियाणा में सर्दी के बढ़ते कहर को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत अन्य मौसम के मुकाबले नीचे है। भोपाल के मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाएं आना शुरू हुई है, जिस कारण ठंड बढ़ी है। अभी तापमान और गिर सकता है। राजस्थान के कई जिले घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। राज्य में माउंट आबू सबसे ज्यादा ठंडा स्थान रहा। माउंट आबू में तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है, जिसका असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर पड़ रहा है। सोमवार को भारतीय रेलवे की ओर से 318 ट्रेनों को निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री जी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ज्योतिष महाकुंभ के समापन और सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ज्योतिष को वेद विज्ञान भी कहा गया है। नासा ने भी अनुसंधान के क्षेत्र में माना है कि इस विज्ञान के द्वारा भौगोलिक घटनाओं को भी समझा जा सकता है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 721 अंकों की बढ़त के साथ 60,566 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 207 अंकों की बढ़त के साथ 18,014 पर बंद हुआ।
सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए भारत की वार्षिक वृद्धि दर 6.4% के रहने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 9 वर्षों के दौरान इसके बढ़कर 6.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में इजाफा हुआ है। पिछले 3 वर्षों में देश में सौर ऊर्जा क्षमता में 91% की बढ़ोतरी हुई है। सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2019 में 28,180 मेगावाट से बढ़कर 53,996 मेगावाट हो गई है। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीबीआई ने पिछले 4 वर्षों में 2019 से 30 नवंबर 2022 के बीच 135 निजी कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ 102 मामले दर्ज किए हैं। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ही निवेश का एक प्रमुख गढ़ बन सकता है। दुनिया भर के अमीर लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में लगाना चाहेंगे। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2022 में ये बात सामने आई है। स्विस बैंक की 8वीं रिपोर्ट है जिसमें अरबपतियों को शामिल किया गया है। सीबीआई ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से जुड़े लोन फ्रॉड मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि जांच एजेंसी इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। देश की बड़ी डेयरी कंपनी मदर डेयरी की ओर से दिल्ली एनसीआर में दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे बढ़ी हुई लागत का हवाला दिया है। ये बढ़ोतरी मंगलवार से लागू हो जाएगी। नेपाल में सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने आज पुष्प कमल दहल प्रचंड को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्प कमल दहल प्रचंड केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल के समर्थन से प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए हैं। प्रचंड ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को सांसदों के समर्थन का पत्र सौंपा, जिसमें बहुमत के लिए प्रचंड के समर्थन में 165 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। प्रचंड के पास सीपीएन यूएमएल के 78 और उनकी माओवादी सेंटर पार्टी के 32 और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, जनता समाजवादी पार्टी के 12 और जनमत के 6 सांसदों सहित 169 सदस्यों का समर्थन है। चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने अब ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में चीन के 71 लड़ाकू विमानों ने मध्य रेखा को पार किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन हमारी सीमा में सैन्य गतिविधियों को जारी रखे हुआ है। चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र के आसपास स्ट्राइक ड्रिल की। चीन का कहना है कि यह ताइवान और अमेरिका के लिए एक चेतावनी के तौर पर आयोजित किया गया और ये उनके उकसावे का जवाब है। चीनी सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने ताइवान के आसपास संयुक्त गोलाबारी स्ट्राइक ड्रिल का आयोजन किया था। ताइवान ने कहा कि अभ्यास से पता चलता है कि बीजिंग क्षेत्रीय शांति को नष्ट करने के लिए काम कर रहा है और ताइवान के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ताइवान के पास 7 चीनी नौसैनिक जहाजों का भी पता चला है। ताइवान ने कहा कि चीन ने अपने कई विमानों को हमारे क्षेत्र में भेजा, लेकिन हमारे मिसाइल सिस्टम ने उनकी उड़ान की निगरानी की। ताइवान की सरकार ने कहा कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन अगर चीन हमला करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और कनाडा में कड़ाके की ठंड से अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का बुफालो शहर सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में मेरिड शहर के पास बर्फीली सड़क पर एक बस के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में लाखों घरों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हजारों उड़ानें रद्द हो गई। इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका दूतावास ने हमले की आशंका को लेकर चिंता जताते हुए रविवार को अलर्ट जारी किया। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए अलर्ट में अपने कर्मचारियों को कहा कि वे मैरियट होटल न जाएं। कहा गया है कि अमेरिकी कर्मचारी सतर्कता बरतें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। चीन ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच दैनिक आधार पर कोविड के मामले प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है।
एक लीक हुए दस्तावेज के अनुसार इस महीने के पहले सप्ताह में जीरो कोविड नीति में ढील दिए जाने के बाद केवल 20 दिनों में लगभग 25 करोड़ लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि अगले वर्ष चीन में कोविड से 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। चीन में कोविड का नया रूप BF7 तेजी से फैल रहा है। मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हवाला और रिश्वत लेने के आरोप में 11 साल कैद की सजा सुनाई है। मालदीव के आपराधिक न्यायालय ने उन पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने भोपाल दौरे के दौरान वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निरीक्षण किया। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में खिलाड़ियों के साथ केंद्रीय खेल मंत्री ने संवाद किया और उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय खेल मंत्री ने भोपाल में आयोजित हुई राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन TT नगर स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने विजेता मुक्केबाजों को पुरस्कार भी प्रदान किए। श्रेयांका सादांगी ने पनवेल में आयोजित निशानेबाजी के लक्ष्य कप एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 21 दिन की यात्रा के बाद FIH पुरुष विश्व कप 2023 ट्रॉफी भुवनेश्वर पहुंची। भारतीय जूनियर तीरंदाजों ने एशिया कप के तीसरे चरण में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते हैं। भारतीय दल को सबसे बड़ी कामयाबी कंपाउंड सेक्शन में हासिल हुई, जहां भारतीय तीरंदाजों ने 8 में से 7 पदक अपने नाम किए। वहीं रिकर्व सेक्शन में भारत ने 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड का नाम बदलकर महान स्पिनर शेन वॉर्न कर दिया है। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की आत्महत्या मामले में टीवी अभिनेता शीजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुंबई के कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने अभिनेता को तुनिशा शर्मा की मां द्वारा की गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया। तुनिशा की मां ने दावा किया था कि वो अभिनेता शीजान खान के साथ रिश्ते में थी और उनसे आज ही जाकर उसने ये आत्महत्या का कदम उठाया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूं में मुख्य किरदार निभाएंगे। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की जोड़ी वाली मल्टी स्टारर फिल्म सर्कस को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरना पड़ा है। 23 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने ओपनिंग डे पर महज 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया। सर्कस की कुल कमाई अब 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। नेटफ्लिक्स पर वीरदास का स्टैंड अप कॉमेडी शो वीरदास लैंडिंग स्ट्रीम हो गया है। इस शो में वीरदास अपने कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हैं। 30 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आर या पार वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है। एक्शन थ्रिलर सीरीज है ये। इसमें परेश रावल के बेटे आदित्य रावल लीड रोल में हैं। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज के दूसरे रविवार को शानदार 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हुई है। इस फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कमाई 252.85 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।